जो हाइड्रोकैफ के साथ आया है, तो इसमें इंक्रीज आईसीपी का भी कंसर्न होगा इस बच्चे के अंदर। तो हमें उसको भी कंसिडर करना है, प्लस इसके साथ हमें मजीद कोई कंजेनिटल एनोमलीज देखनी है। तो ये है। फिर इनमें डिफिकल्ट आईवी लाइन होती है। इन पे ये पेशेंट अक्सर जो है इनमें जो सॉलिंग रिफ्लेक्सेस होते हैं वो वीक होते हैं, या ये जो है तो स्मॉल फॉर वेट होते हैं, स्मॉल फॉर एज होते हैं। तो वो भी हमारा कंसर्न होगा। प्लस अगर ये इनकी फीडिंग जो है वीक होती है तो ये डिहाइड्रेटेड भी होते हैं, मेल नरिश्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्री ऑप कंसर्न होगा। अच्छा, फिर एक सेकंड यहीं पे रुक जाए, यहीं पे रुक जाए। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आपने हाइड्रोसेफलस के बारे में जो मेन बात है उसके बारे में कोई बात की है? सर मैंने ये कहा कि आईसीपी रेज है, तो इसका जो है सॉरी हाँ, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन नहीं, एक सेकंड। हाइड्रोसेफलस क्या हमेशा आईसीपी रेज होता है? सर आईसीपी देखे हमेशा रेज नहीं, लेकिन डेफिनेटली इनमें या तो प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है आईसीपी वो। है ये इसके लिए आपको कोई एक जो सर चीज ये सिखाई है? डिफिकल्ट नहीं सर, सर नुसरत, ये आपको मैंने सिखाया क्या है? मैंने आप लोगों को बार बार एक ही रिक्वेस्ट की है कि हर चीज के अंदर डिस्कशन जो है विद द सर्जन को कहीं ना कहीं से लेकर आना है। तो क्या ये आपका कंसर्न होगा या ये न्यूरो सर्जन का कंसर्न होगा कि इसमें कितनी अर्जेंसी है, इसमें क्या रिस्क है, इसमें क्या फॉरन करना है या इलेक्टिव है? देखिए ना, ज्यादती है ना, ये आपका ध्यान ही नहीं उस तरफ है कि ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा ठीक है। जो तो बाकी आप सर कहानी ये सुना रही हैं वो तो देखिए किसी भी पीडियाट्रिक बच्चे की है, वो किसी भी आपने प्रीमेच्योरिटी का जिक्र नहीं किया आपने। सर मैंने नहीं कंजेनिटल किया ना, एनोमलीज पे देखिए की। गलत बात है ना हाँ ये। मैंने जो रिकॉर्डिंग भेजी है वो भी आपने नहीं सुनी। सर मैंने सुनी है, नहीं सुनी है मैंने सुनी है वो, तो फिर मैंने आप सुनी है सर। क्यों नहीं आप प्रीमेच्योर का बता रही हैं? क्या ये बच्चा 4 महीने का बच्चा जिसको कंजेनिटल हाइड्रोसेफलस है, क्या वो प्रीमेच्योर नहीं हो सकता? तो अगर सर प्रीमेच्योरिटी मैंने होगा तो प्री प्रीमेच्योरिटी के मेच्योर मैंने इसलिए नहीं कि सर वो असल में 4 मंथ का आपने कहा ना बच्चा 4 है, तो महीने 4 का मंथ बच्चा सर क्या मैंने। प्रीमेच्योर हो सकता है या नहीं? हाँ सर हो सकता है। देखे ना, ये बेसिक इसके अंदर मेन बातें यही हैं कि आपने ये बोल रहे हैं कि वी हैव टू इवैल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन एनी अदर कंजेनिटल एनोमली whether the baby is premature, discuss with the surgeon about the hydrocephalus, whether it is obstructive or non-obstructive, how much is the urgency, ठीक है, and how much this is creating any neurological problem, ठीक है। अगर उसके ना रेज आईसीपी इतना ज्यादा हो रहा है कि वो उसकी वजह से बिल्कुल एमरजेंट हो गया है तो कहानी डिफरेंट होगी। यूजुअली वीपी शंट क्या एमरजेंट होता है? सर लगते भी होता है, लेकिन सर क्या इसमें आईसीपी रेज नहीं होगा? अक्सर तो यही है ना कि मतलब या तो ब्लॉकेज है या प्रोडक्शन। आप क्यों अपनी फील्ड में दूसरी की फील्ड को घुसा रही हैं? आप इसके अंदर सर्जन का क्यों नहीं जिक्र कर रही कि ये सर्जन, आपको यही तो मैंने इतनी 1.5 महीना मैंने आप लोगों के पीछे यही लगा कि प्लीज हर चीज के अंदर एनेस्थीसिया प्लान के अंदर से चीजों को घुसाओ। तो इसके अंदर सर्जन डिस्कशन विद द सर्जन, आपने एनआईसीयू का नाम लिया? क्या इस पेशेंट को एनआईसीयू की पोस्ट ऑपरेटिवली? तो सर मैंने अभी तो सिर्फ प्री ऑप पे थे सर, अभी तो एक इस मिनट, तक पहुंचे ही नहीं थे सर। प्री ऑपरेटिवली एनआईसीयू अरेंज करना होता है या पोस्ट सर ऑपरेटिवली? मेरी बात सुने, मैंने जो डिस्कशन कर वो जो सर मैंने आपको भेजा था ना अपनी वॉइस मैसेज सर, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि पोस्ट ऑप जो है तो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो उसके लिए हम लोग। मुझे बताएं इसमें आप मॉनिटरिंग क्या करेंगे, क्योंकि आपकी एक आवाज तब सुन के मैं इतना डिप्रेस हो गया था कि मैंने आगे सुना ही नहीं। आप मुझे बताएं, आपने लिखा था कि इसमें एंड टाइडल नहीं करेंगे, इसमें एंड टाइडल आपने क्यों नहीं करना? नहीं करेंगे सर। मैंने ये कहा कि सर मुझे ये नहीं पता करना है क्योंकि मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सर इसलिए ये मैंने एक सेकंड सॉरी टू बी लिटिल हार्ड। क्या आप मुझे बताएं कि एग्जाम के अंदर आप ये एंड टाइडल को जस्टिफाई नहीं कर सकते? एंड टाइडल इज मैंडेटरी, एंड टाइडल इज मैंडेटरी, कम आउट ऑफ सिविल हॉस्पिटल, ठीक है। एंड टाइडल सर वो बात नहीं है, मैं कह रही हूँ आपको तो सर हम इसलिए वो कर रहे हैं ना कि हमारी गलतियां निकाल लें, तभी मैंने आपसे ये बात की कि सर मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज बता दो। ये अगर देखो मेरी बात सुनो, मैं क्यों इतना डिप्रेस हो गया आपकी इस बात को सुन के।
ये तो कोई बात बनती ही नहीं है ना। एंड टाइटल को जी जस्टिफाई ना करने की बात कहाँ से आ गई, मुझे बताएं। अगर एग्जामिनर के सामने आप ये बोल देंगी तो वो आपको फेल कर देगा, यकीन करें। ठीक है सर, सही है। And standard 1, standard 2 monitoring with additional temperature control, temperature monitoring, and क्या होगा इसमें, और क्या होता है बच्चों में जो स्पेशल जो स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 में यूजुअली नहीं है और लेकिन इस पे किया जाता है, वो कौन सा होता है? सर टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते हैं बच्चों में। बता दिया मैंने। और ठीक है, और प्रीकॉर्डियल स्टेप सर वही मैंने कहा है जब मैंने वॉइस मैसेज भेजा उसमें प्रीकॉर्डियल का है। अभी वो वॉइस मैसेज को छोड़ दें एक लम्हे के लिए, यहाँ पे इस टाइम सर मैं प्रीकॉर्डियल बता रही हूँ। बच्चों में बताना है ना नुसरत, ये याद कर लो। हाँ। देखो मेरी कहानी तो जी वही सर। घूम फिर के आ जाती है कि आप लोगों को अगर अभी भी एक न्यू नेट को एक्सप्लेन करना नहीं आता तो थैंक यू वेरी मच, इट्स यूजलेस। मैं आप लोगों को डिप्रेस नहीं कर रहा, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आप वाईवे में इस वक्त आप लोगों को बेसिक बात नहीं आती है, बेसिक न्यू नेट की केयर की बातों में भी अभी आप चीजें भूल रही हैं और आपको याद नहीं आ रहा कि मैंने कौन सी बोलना है कौन सा नहीं बोलना, और उस सिनेरियो के अंदर या आप सिविल हॉस्पिटल पहुंच जा रही हैं या आप कहीं सर्जरी के फील्ड में घुस जा रही हैं, तो वो फिर आपका आंसर मुकम्मल नहीं होगा, ठीक है, और आप फंस जाएंगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर इस सिनेरियो के अंदर बच्चे का प्रीमेच्योरिटी का बताना है। बाकी वही बातें मुझे बताएं, बच्चे की न्यू नेट के लिए आप 3-4 अल्फाज में किस तरह बताएंगे? डिफिकल्ट, ये बच्चे का अगर आपने कंसर्न, ये जो जुमला बता रहा होता हूँ, अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल एनाटॉमिकल कंसीडरेशन इन न्यू नेट, तो वो क्या बोलने हैं आपने? आगे बोल के आगे क्या बोलना है सर? यही बोल के फिर आगे जो है तो थोड़ा सा सर सिस्टमिक वाइज बताएंगे। डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है, एक बात हो गई। और हाँ ठीक है, और डिफिकल्ट आईवी हो सकते हैं, डिफिकल्ट फ्लूइड कैलकुलेशन है। शाबाश। और सर टेम्परेचर वो हाइपोथर्मिया का रिस्क होता है इनमें। और ये रिपीट करना शुरू हो गई हैं। और सर रिपीट करें। अच्छा, और सर पेन मैनेजमेंट उससे पहले बच्चों के अंदर। जैसे अब आप सिस्टम के आपके दिमाग में अगर सिस्टम ही है तो सिस्टम से ही बोल दे। सिस्टम में सर सिस्टम में कार्डियोवैस्कुलर। देखो ऑल्टर आपका ये होगा ना कि पेशेंट के अंदर कार्डियोवैस्कुलर रिजर्व नहीं है, ना उसके अंदर बेरो रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे हैं, और ना उसके अंदर जो है वो क्या नाम है उसका, फिक्स कार्डिक आउटपुट है। तो सर ये और सर कार्डियक आउटपुट डिपेंड्स ऑन हार्ट रेट, और तो सर उसमें हमें ब्रेडिकार्डिया। तो वही ना, ये आपने ये चंद जुमलों में, चंद सेंटेंस में, स्मॉल वेंट्रिकल्स होते हैं। अच्छा, चंद सेकंड्स में कैसे बोलना है? फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आप जुमला बोलना है? सर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है तो डिक्रीज एफर्सी होता है, डिक्रीज नंबर ऑफ एल्वेलाई होते हैं, ठीक है, और इसका जो है तो वीक रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं, सही है, तो ये जो है तो जल्दी डीसेट होते हैं क्योंकि इनके रिसर्व्स कम हो। जल्दी और सर इनका मेरिट वेंटिलेशन था। सैचुरेशन होने की वजह जो है वो क्या होती है? सर रिजर्व्स कम है ना, वो इनका एफआरसी कम है, टाइडल कम है, इसके अलावा एल्वेलाई कम है, और वो जो है तो रेस्पिरेटरी मसल्स वीक हैं, ठीक है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म, सर इनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा होती है। ऑक्सीजन कंजम्पशन फास्ट होती है, रिजर्व कम होता है, रेजिडुअल कैपेसिटी। हाँ जी, ठीक है। तो ये आपको अब खुदा के लिए न्यूनेट, ये बच्चों को 4 हिस्से में डिवाइड कर लें, प्रीमेच्योर, इन न्यूनेट, इन्फेंट और किड, 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। ऑब्स्टेट्रिक यानी कि प्रेग्नेंट पेशेंट, पीडियाट्रिक ये एल्डरली पेशेंट, ओबीज पेशेंट, स्मोकर, डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंशन। आपका पेपर आउट है, ठीक है। ये खुदा के लिए इसको याद कर लें, और इसके ये ना हो कि वहां पे आप सोच में पड़ जाएं कि कहां पर कौन सी चीज बोलनी है और कहां पे कौन सी चीज नहीं बोलनी, क्योंकि वहां पर आपके पास 5 मिनट होंगे। 5 मिनट के अंदर अगर उन्होंने सिनेरियो में ये दिया है कि एक पेशेंट है वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, इस्केमिक हार्ट डिजीज है और उसकी लेप्रोस्कोपी कोलिस्टेक्टमी होनी है, तो आप उसको जब, अगर आप ये चीजें आपकी टिप्स पे नहीं होंगी तो आप नहीं बता पाएंगे, आप मिस कर जाएंगे। तो फेल नहीं होगा इस बात पे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, ठीक है।
अगर वो आपको और करके पूछेगा और आप अभी सोचते ही रह जाएंगे कि कैसे सारी चीजों को कवर करना है, तो ये प्लीज ये देखें कि कौन सी मुश्किल चीज है। नुसरत मुझे ये बताओ, क्यों ये आपको अभी तक, क्यों नहीं आप इसमें क्यों शेकी हो अभी तक? सही है सर। ठीक है, ये मुझे मतलब, और स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 मॉनिटरिंग के अंदर जो है वो आपने प्रेजेंस, स्टैंडर्ड 1 तो ऐसे ही खामखा बोलते हैं लेकिन बोलना है, और स्टैंडर्ड 2 के अंदर क्या कुछ होती है बाय द वे? सर स्टैंडर्ड 2 में कैप्नोग्राफी है और सर सर हार्ट रेट, टेम्परेचर पल्स मॉनिटर ऑक्सीमीटर, और NIBP। यार उसको बताने दो ना 1 मिनट। बस सर हो गया ना जवाब। हाँ जी, तो आपको याद तो नहीं आ रहा था? पहले कैप्नोग्राफी बताना चाहिए या पहले पल्स ऑक्सीमीट्री बताना चाहिए? जी सर। देखें, पल्स तरतीब का फायदा ये होता है कि आप भूलेंगी नहीं। आप पहले एंटाइडल पे पहुंच जाएंगी तो हो सकता है पल्स ऑक्सीमीटर भूल जाए, ECG भूल जाए। ठीक है, सही है। क्योंकि वो अगर आप स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 पढ़े तो उसके अंदर तरतीब लिखी हुई है, उन्होंने तरतीब से लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा स्पेशल मॉनिटरिंग जो होती हैं वो बच्चों में जो आप कह देते हैं वो टेम्परेचर बोल देते हैं और प्रीकॉर्डियल स्टेथोस्कोप बोल देते हैं। स्पेशल मॉनिटरिंग न्यूरो के केसेस के अंदर इवोक पोटेंशियल्स होते हैं या एंट्रोपी होती है या बिस होता है, ये न्यूरो के केसेस में होता है। ठीक है, और जो अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसमें रैपिड स्विंग्स और ब्लड प्रेशर्स आएंगे तो उसके अंदर आपने इंट्राआर्टेरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कह देना है, CVP कह देना है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो डिफॉल्ट है, वो आप ज़हन में रखें। वो आपको हर किताब का सफा नंबर याद ना करें, ये कुछ चीजों को डिफॉल्ट कर लें। जहां पर भी ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का खतरा है, जहां पे ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है, वहां पर आपने ये बात बता देनी है। ठीक है, तो एक सिनेरियो ये था। दूसरा सिनेरियो आज जो मैंने बताया था, ये कौन बताएगा? सुहेब आप बताओ, पोस्टीरियर फोसा सर्जरी। अच्छा 1 मिनट, ये जो बच्चे वाला था ना, इसमें एनाल्जेसिया क्या बताना है? इसमें सर एनाल्जेसिया जो है तो सर इसमें लोकल इन्फिल्ट्रेशन करेंगे, रेक्टल देंगे, एक सेकंड इसके अलावा यहीं पे रुक सर जाओ, फैंटानल। यहीं पे रुक हाँ, जाओ। मैंने आपको इसका आंसर क्या बताया है मैंने आपको? किसी भी को भी आपसे एनाल्जेसिया मल्टी पूछेगा मॉडल ना, तो क्यों नहीं बोल रही मल्टी हो? मॉडल सर। बोलो ना। नहीं सर, मैं सॉरी सर, मैं समझी आप स्पेसिफाई करके पूछ रहे कि नहीं, किस हिस्से में दोगी। सर मल्टी मॉडल तो है। तो फिर ये भूल गई हो ना, मैं इसको ऐसे काइंड नहीं सर, करूंगा मैं कि भूली नहीं हूँ। तो बोलो। मल्टी मॉडल जी सर। एनाल्जेसिया विद क्या क्या? सर विद लोकल इन्फिल्ट्रेशन, लोकल इन्फिल्ट्रेशन। रेक्टल। मल्टी मॉडल में सबसे पहले मल्टी मॉडल का जब नाम लेते हैं सर तो वो आप देंगे ना सर, इंट्रा ऑफ सर फैंटानल दे सकते हैं। इसके अलावा सर रेक्टल जो है तो अपना सपोजिटरी लगाएंगे। ठीक इंट्राऑपरेटिवली है, और रेक्टल सपोजिटरी रखते हैं। जी सर, इंट्रा यार ऑपरेटिवली पोस्ट सबसे ऑपरेटिव भी रखते हैं। सबसे सिंपलेस्ट चीज बताओ ना, तो वो तो पाकिस्तान में भी हर जगह पे हर सर फैंटानल हॉस्पिटल। भी दे सकते हैं सर, इसके अलावा जो है तो पैरासिटामोल भी देते हैं सर, सबसे पहले IV। पैरासिटामोल बोलो, खुदा के लिए अच्छा ठीक पैरासिटामोल है, बोले, सही। आप एनसेड बोले, आप फेंटानिल बोले, आप नाइट्रस ऑक्साइड बोले, अगर आपको कहीं पर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो नाइट्रस ऑक्साइड इज ठीक है, आल्सो पार्ट ऑफ मल्टीमोडल एनाल्जेसिया। ठीक है, उसके ठीक है बाद सर। आप और अगर कोई प्रोलॉन्ग सर्जरी है तो आप उसके अंदर फिर जो है वो आप डेक्समेडिटोमेटिन भी बोल सकते हैं, आप लाइडोकेन भी बोल सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो बच्चे में आप बोले, लेकिन आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और कहीं पर भी प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया का जिक्र आए तो वो आप कर सकते हैं। वो एनाल्जेसिया करें तो उस पर आप पहले प्री ऑपरेटिवली बता दें उनको कि भाई मैं इसका प्री ऑपरेटिवली मैं प्लान करूंगी कि मैं सस्पेक्ट कर। ये चीज तो उस वक्त होगा ना जब आपकी दिमाग के अंदर ये बात होगी। अगर आप उस सिनेरियो के अंदर उस टाइम पे सोच के डिसाइड करेंगे तो आपको कभी भी याद नहीं आएगा। ये याद रख लें बात, ये डिफॉल्ट ही तरीका है याद रख ना भूलने का। कि आप डिफॉल्ट याद कर लें कि ये देखो NICU या PICU या ICU या HDU, ये प्री ऑपरेटिव बताना होता है। ये थोड़ी है कि एकदम से सर्जरी करवा ली है तो आपको एंड पे याद आया कि ये पेशेंट ICU में जाना है। ठीक है, जी फारूक। सर सर वो एक दो चीजें पूछनी थी इस पेशेंट के मामले में। एक तो ये कि
इसमें ये जरूर बताना है ना कि क्योंकि हाइड्रोसेफलस है तो नॉर्मल बच्चों का जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो वैसे ही ज्यादा होता है, लेकिन इनका और भी ज्यादा होता है, तो डिफिकल्ट इंट्यूबेशन ज्यादा और हो सकती है, प्लस हेड को स्टेबलाइज करना इंडक्शन पे बहुत जरूरी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक ये बात। दूसरी बात ये है कि ये बड़े ग्रे जोन में बच्चा है 4 महीने के, तो इसमें मदर को अकम्पनी करना तो जरूरी नहीं होगा ना, क्योंकि वो 6 महीने में रिकॉग्निशन आती है। हाँ जी, तो देखिए आप मेरी बात क्योंकि सुने, आप आपके दिमाग के अंदर ये हो जाना चाहिए कि प्री ऑपरेटिव कंसेंट के इश्यूज, एंजाइटी, स्ट्रेंजर एंजाइटी और आईवी लाइन और एनाल्जेसिया जी। प्लान और फ्लूइड। अच्छा, फ्लूइड के बारे में क्या बताएंगे? फ्लूइड सर आइसोटोनिक होगा, हमें हाइपोटोनिक फ्लूइड नहीं देना और ग्लूकोज कंटेनिंग फ्लूइड अवॉइड करना है, लेकिन साथ में साथ यूग्लाइसेमिक रखना पेशेंट को, हाँ, तो हाइपोग्लाइसेमिक नहीं आपने उसको कंसर्न बता देना, उसने कहा कि यूजुअली रिसर्सिटिव फ्लूइड शुड बी आइसोटोनिक and maintenance fluid can be dextrose 5% normal saline. Concept of 10% is like you can give it, but main concern is to avoid hypoglycemia and hyperglycemia. ठीक है, पर इतनी यूग्लाइसेमिक रखना। हाँ, यूग्लाइसेमिक रखना है सर एक और बात, ये हाइड्रोसेफलस जिनको पहले से होता है और वीपी शंट के लिए आते हैं, तो यूजुअली इनका इमरजेंसी में जो है ना वो ईवीडी डली हुई होती है। ईवीडी डली हुई होती है, ठीक है। तो ये बात देखें, मेरी बात सुने, यही तो मैंने ये देखो ना, इनमें से किसी को भी, मुझे अफसोस इस बात का है कि ग्रुप में मैं मैसेज कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि जैसे वाइवा है ही नहीं, वाइवा है ही नहीं किसी का, नोबडी इज इंटरेस्टेड। मेरा क्या दिमाग, मेरा दोस्त बैठा हुआ मुझे आगे है वो यहाँ पे और मुझे घूर रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, और मैं आप लोगों के लिए परेशान हो रहा हूँ। मुझे अफसोस है, सारा दिन मैं रोजाना में मैसेज कर रहा हूँ, तो आज मुझे नुसरत ये पूछ रही है कि मैं तो समझ रही थी आप हज सेलिब्रेट कर रहे हो। मुझे कितना अफसोस है। नहीं, दिस इज रॉन्ग। मैं आप सब लोगों से बहुत सख्त नाराज हूँ, लिटरली आई एम रियली एंग्री एंड अपसेट एंड एंड डिसअपॉइंटेड। सर आप सर यकीन करें, ईद गुजरी है तो हम नहीं बोल सकते थे कि सर क्लास लें, हम ये सोच रहे थे कि सर आप कहेंगे कि क्लास, सर मेरी बात है आप जब प्लीज ये बात आप लोग मेरे बारे में नहीं कर सकते। आई एम रियली सॉरी, ये मेरे बारे में आप लोग नहीं कर सकते, समझ आई? मैं बहुत मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये आप लोग बिला वजह वाइवे की, जिस दिन भी डेट है वाइवा होना है या नहीं होना, होना तो है ना। आपको बिल्कुल होना है। डॉक्टर शरीफ साहब जो है वो घर में आपको एफसीपीएस एमसीपीएस की डिग्री तो नहीं देके जाएंगे ना, क्या देके जाएंगे? तो एक तो बात ये हो गई, ठीक है। इसलिए आपका महीने के बाद और 2 महीने बाद वो प्रैक्टिस करने में तो कोई नुकसान नहीं है ना। और देखो, रिटर्न की तैयारी मुश्किल होती है, वाइवे की तो तैयारी है ही प्रैक्टिस। जी सर, देखो हमारे में माशाल्लाह से हानिया की बहुत अच्छी तैयारी है, हानिया नहीं आती है ग्रुप में यहाँ पे, लेकिन हानिया भी चीजें मिस कर रही थी। वजह क्या है? वजह ये कि ये वाइवा पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस का है। और मैं आपको एक बात बार बार बता रहा हूँ कि देखें, जो मैं तरतीब टोकता हूँ ना, वो तरतीब बेतरतीब वहां पे तो वाइवा, अगर तरतीब से वाइवा पे फेल पास करने लगे ना तो कोई भी पास ना हो। अभी अगर मैं जाके वाइवा दूं मैं भी फेल हो जाऊं, तो तरतीब का मकसद ये नहीं होता है कि वो आपको फेल पास करेगा। तरतीब का मकसद ये होता है कि वहां पर आप चीजें भूलेंगे नहीं, बस, और कोई मकसद नहीं है। और जो मैं ये बार बार आप लोगों को डेली आप लोग वाइवा दे के आए इंशाल्लाह, और जिन लोगों ने दिया है उनसे पूछें कि क्या हर पेशेंट हर वाइवे के अंदर क्या वो कहीं ना कहीं से आपको प्रेगनेंसी के कंसर्न्स, ओबेसिटी के कंसर्न्स, स्मोकर के कंसर्न और हाइपरटेंसिव डायबिटिक के कंसर्न और न्यूनेट और ये इन्फेंट, ये कहीं पे आता है या नहीं? ये हर कोई टेबल वाइवा मुकम्मल ही नहीं होगा इन चीजों के बगैर। तो क्या ये आसान नहीं हो जाए कि अगर आप इसको अच्छी तरीके इस सवाल में तो आप टर बोलना शुरू करें ना, इस सवाल में भी क्यों आप लोग लड़कना शुरू हो जाते हैं? मुझे इस बात का अफसोस है। और मैं ये मुस्तकिल में, मैं कोई आप लोगों को पढ़ाता नहीं था, मैं आप लोगों की सिर्फ गाइड कर, पढ़ना तो आपने खुद है ना, मैं आपको चीजें याद नहीं करवा सकता, मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि तरतीब क्या होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली रट्टा जो है ना वो रट्टा प्रिवेल्स, रट्टा होता है, बिल्कुल मैं ये नहीं कहता हूँ कि रट्टे वाली चीजें नहीं होती, रट्टे वाली चीजें होती हैं, लेकिन अगर तरतीब हो तो रट्टा भी काम आएगा, रट्टा वरना भूल जाएगा, ठीक है ना। तो ये है इस कंसर्न के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर जो है ना बच्चों के, अगर हमने इस इतनी सी बात में हम लोग यही इस चीज को समराइज कर लें कि कोई भी बच्चा हो उसमें कंसेंट का इशू, प्री ऑपरेटिव एंजाइटी का इशू, आईवी लाइंस का इशू, इंडक्शन का इशू, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन बिकॉज ऑफ डिफिकल्ट ऑल्टर्ड एयरवे, इजी डिसैचुरेशन, लेस रिजर्व,
less cardiovascular compensation because of baroreceptor reflex, altered baroreceptor reflex, ठीक है, और altered pharmacology because of initial high volume of distribution which may requiring high induction doses and low maintenance doses because of prolonged metabolism and immature kidneys and immature liver, leading to prolonged duration of action. Meticulous doses calculation, meticulous fluid calculation, special equipments needed for monitoring and airway management. टेम्परेचर कंट्रोल, ये आपकी बातें वो मैंने आपको वो बोल दी हैं जो पीडियाट्रिक में आपका पेपर आउट है, और अगर आपको ये याद हो गई और आपने ये बता दी तो आप फेल नहीं होंगे, ये मैं आपको कहीं पत्थर पे लिख के देने को तैयार हूँ, ठीक है। पीडियाट्रिक का सिनेरियो में अगर आपको ये बातें बता दी हैं तो आप फेल नहीं होंगे, आई कैन बेट ऑन इट, ठीक है। तो बाकी कुछ चीजों के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे सर्जरी आ जाती है तो खुदा के लिए हैबिट बना ले कि सर्जन के साथ डिस्कस करना है अबाउट द सिवियरिटी, अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व, about any associated thing, उसका क्या प्लान है, उसकी क्या इंसियन होनी है, उसके लिए कैसा आपने एनाल्जेसिया, क्या लेवल ऑफ एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड होगा, ये आपके दिमाग के अंदर, ये कंसर्न आपके कंप्यूटर के अंदर जैसे ही वो जब सर्जरी बोल रहा हो तो आपके दिमाग के अंदर ये बात आ जानी चाहिए, ठीक है। जब हाइड्रोसेफलस होगा तो आपको ये देखना है कि कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई इसके अंदर इस वक्त क्या कंडीशन है, जैसे उसने अभी फारूक ने बताया था कि ईवीडी डिलीवरी होती है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें, तो ये मेरे ख्याल सिनेरियो खत्म हो गया है, राइट। एनीथिंग अबाउट दिस सिनेरियो? जी आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं सर। ठीक है, जी सर आ रही है। अगला सिनेरियो फारूक आप जल्दी से बताओ। वो जी सर, वो सिनेरियो है पोस्टीरियर फोसा सर्जरी। जी मुझे याद है, मुझे याद है सर। चलो शाबाश, आपके पास 4 मिनट्स हैं, योर टाइम। young male planned for how will you evaluate? हाँ जी। This patient should be evaluated on the grounds of detailed history, examination, relevant investigation, and then pre-op, intra-op and post-op planning. Detailed history will हम focus करेंगे उसकी current condition पे, उसको लेजन क्या है जिसकी वजह से ये सर्जरी हो रही है, वो लेजन कितना बड़ा है, किधर है, और वो क्या क्या उसने कॉम्प्लिकेशन की हुई है। कॉम्प्लिकेशन में उसको साइंस ऑफ रेज्ड आईसीपी हो सकते हैं, उसको कोई सीजर एक्टिविटी हो सकती है, उसकी कोई क्रेनियल नर्व पैल्सी हो सकती है, उसको कोई मोटर पैरालिसिस हो सकती है, उसको कोई सेंसिटिव वीकनेस हो सकती है। तो उन सबको इवैल्यूएट करना है और डॉक्यूमेंट करना है प्री ऑपरेटिवली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्री ऑपरेटिव इसको डॉक्यूमेंट करना। देन उसकी एसोसिएट कोई कोमॉर्बिडिटीज हैं कि नहीं है। पेशेंट हमें बताया नहीं गया कि ये इमरजेंसी सर्जरी के लिए आ रहा है या इलेक्टिव सर्जरी के लिए। यूजुअली ये जुमला बोल देंगे ना कि we will discuss with the surgeon about the plan, ठीक है ना, इसका क्या about the plan, वो we will discuss पोस्टीरियर फोसा सर्जरी यूजुअली ट्यूमर होता है ना, या वास्कुलर ट्यूमर होता है, तो यहाँ पर हमारा कंसर्न यही होता है कि भाई ये जो वाइटल सेंटर्स है ना इनके है, तो इसमें पोस्ट ऑपरेटिव भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और आपने उसके अंदर एक्सटेंट आपने देख लिया, उसने आपने डिस्कस कर लिया सर्जन से कि आप इवैल्यूएट करेंगे सीटी स्कैन एमआरआई को, विद द सर्जन डिस्कस करेंगे कि भाई क्या उसका प्लान है और कितनी एक्सटेंट है, और कोई प्री ऑपरेटिवली न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट तो नहीं है, बस इतने में आपकी बात। ठीक है, ठीक है। देन प्री ऑपरेटिवली हमें ये भी देखना होगा उनको मेडिकेशन कौन सी चल रही है। ये पेशेंट जो 2-3 मेडिकेशन पे क्रॉनिकली होते हैं, लाइक सीजर कंट्रोल के लिए मेडिकेशन हो सकती है, तो उनके लेवल्स अगर आपके पास हों, वो लेवल अगर तो वो आपको पता होना चाहिए, आपको उनको टॉप अप करना है नहीं करना, और इंट्राऑपरेटिवली देना है कि नहीं देना। प्लस ये पेशेंट कभी कभार इनको प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन पर रखा जाता है टू श्रिंकेज ऑफ द ट्यूमर साइज वगैरह के लिए, तो हो सकता है आपको स्ट्रेस डोज ऑफ स्टेरॉइड देनी पड़े। प्लस अगर ये न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है तो हो सकता है कि डिहाइड्रेटेड हो, तो आपको फ्लूइड कैलकुलेशन वगैरह उनकी पहले से रखनी चाहिए। प्लस ये प्री ऑपरेटिवली इस पेशेंट के लिए आप पोस्ट ऑपरेटिवली आईसीयू या एसडीयू आईसीयू अरेंज करेंगे फॉर श्योर, और सर्जन से डिस्कस करेंगे अबाउट द सिवियरिटी और कितना एक्सटेंट तक जा सकते हैं। फिर आप जो इसके लिए ब्लड अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि ये ब्लड लॉस के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसमें। देन हम प्रोसीड करेंगे विद हाई रिस्क कंसेंट इसके लिए।
प्लस अगर कोई साइंस ऑफ रेज्ड आईसीपी है और पेशेंट को वॉमिटिंग वगैरह है तो हमारा इंडक्शन प्लान चेंज होगा, वेदर टू गो फॉर रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन और नॉर्मल इंडक्शन। देन स्टार्टिंग विद इंडक्शन जो है हमें इनकी मॉनिटरिंग के लिए आर्टीरियल लाइन चाहिए होगी, वाइट बोर्ड कैनुलास चाहिए होंगे, और हमें इनकी मॉनिटरिंग में ब्लड प्रेशर, ईसीजी, सैचुरेशन, आप वही बोल देना देखिए इसके लिए जुमला याद रख लें, इन एडिशन टू स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 मॉनिटरिंग पेशेंट शुड हैव आर्टीरियल लाइन, लार्ज बोल कैनुलास एंड CVP not only because of fluid, because of possible risk of venous air embolism. सर कोई न्यूरो, इसके अलावा सर हमें पता होना चाहिए सर्जन से पूछ के कि पेशेंट की पोजीशन क्या होगी। ये पेशेंट जो है सर्जरी के लिए प्रोन पोजीशन में भी हो सकते हैं, सिटिंग पोजीशन में भी और लेटरल पोजीशन में भी, तो सारे इक्विपमेंट और मैन पावर हमारे पास मौजूद होना चाहिए टू कोप अप विद दिस। देन इंडक्शन के लिए हमें हमारे गोल ये होगा टू अवॉइड फर्दर इंक्रीज इन द आईसीपी, जिसके लिए हम रेमिफेंटलिन यूज कर सकते हैं। सर मॉनिटरिंग में कोई स्पेशल न्यूरो मॉनिटरिंग होगा इसमें? न्यूरो मॉनिटरिंग आप बता सकते हैं इसके अंदर इसमें मैपिंग। जी सर, वो मैपिंग वो बेसिकली देखें वो उसको क्या कहते हैं, नेविगेशन कहते हैं, ठीक है ना, न्यूरो नेविगेशन करते हैं, वो उसका आपसे इतना ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। न्यूरो अगर वो न्यूरो मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप उससे यही तो डिस्कशन के अंदर करना है ना, ये डिस्कशन के अंदर ये बात बतानी है कि क्या कोई पेशेंट को न्यूरो मॉनिटरिंग करनी है, क्या उनका प्लान है, ठीक है ना। जी वो यही मैं बताने लगा था कि स्पेशल मॉनिटरिंग में न्यूरो नेविगेशन होती है, हमसे तो उसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, बस यही है कि वो स्पेस बहुत ऑक्यूपाई करती है तो हमारे एरियाज में ना आए, दैट्स इट। इसके अलावा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देन मैं किधर था, हाँ सीवीपी मॉनिटरिंग होगी और हमारे पास एडुकेट मैन पावर होनी चाहिए, प्रोन पोजीशन के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, पैडिंग होनी चाहिए, हमारी ट्यूब अच्छी तरह से सिक्योर होनी चाहिए। इसके अलावा नेक फ्री होनी चाहिए, चेस्ट फ्री होना चाहिए, जेनिटल्स फ्री होने चाहिए, प्रोन पोजीशन के सारे कंसर्न्स जितने भी हैं वो सारे होने चाहिए। अगर लेटरल है तो लेटरल डिवाइस, प्लस इसमें पिन्स लगती हैं तो हमें जिस तरह से इंडक्शन पे केयरफुल होना पड़ता है रेज आईसीपी के लिए, वैसे जब पिन्स लगा रहे होते हैं सर्जन तो उस पर आप लोकल इन्फिल्ट्रेशन लगवा सकते हैं बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ पिन्स टू अवॉइड पेन इन द पेशेंट। फिर हमें इंट्राऑपरेटिवली पेशेंट को आइसोटोनिक फ्लूइड देना है। हमारा गोल होगा कि नॉर्मोथर्मिया, नॉर्मोकैप्निया रखें, और एट द टाइम ऑफ अगर वेस्कुलर जब पार्ट होते हैं तो हो सकता है वो सर्जन हमें एंटाइटल CO2 30 तक रखने के लिए कहे, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना पड़ता है। इसके अलावा हमें ये उसको यूग्लाइसेमिक रखना है, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपरथर्मिया के लिए। न्यूरो के लिए मैं आपको एक जुमला बता देता हूँ, ऑल द पोजिशनल, एनेस्थेटिक, फार्माकोलॉजिकल एंड पॉसिबल सर्जिकल स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल आईसीपी, ये इस जुमले के अंदर सब आ जाएगा। आपका हेड भी आ जाएगा, इसके अंदर आपका हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, एसिडोसिस, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, पेन आ जाएगा। लेकिन सर इसको एलैबोरेट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां पे तो पॉइंट्स होते हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये मैंने आपको ये बताया ना, उसका फायदा क्या होगा जब आप एग्जामिनर के सामने ये जुमला बोलेंगे, तो एक तो एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि इसको पता है, एक बात। दूसरी बात ये आप भूलेंगे नहीं। अगर आप रैंडमली शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ याद आए, कुछ याद ना आए, समझ आई। ये हेडिंग में जब आ गया तो आपको पता लग गया कि इसमें क्या चीज है, पोजिशनल स्ट्रेटेजीज है, हेड साइड आपने रेज कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपकी दूसरी पोजीशनों के साथ ही वो नेक टाई वाला आ गया। उसके बाद जो है जो फार्माकोलॉजिकल है, नंबर 2 पे मैंने एनेस्थेटिक आ जाएंगी ना, ठीक है, क्योंकि न्यूरो के लिए अंदर क्वेश्चन यार पहले से प्रिपेयर्ड क्वेश्चन है, वही सवाल आपसे पूछेंगे, मैं आपको दावे से कहता हूँ। वो पूछेंगे जी इंट्राऑपरेटिवली टाइट ब्रेन हो गया, कैसे मैनेज करना। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि आई विल इमीडिएटली रूल आउट एनी रिवर्सिबल एनेस्थेटिक फैक्टर लाइक एनेस्थेटिक डेप्थ एंड हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, एसिडोसिस, ठीक है। और उसके बाद आप कहेंगे कि इमीडिएट द मोस्ट इमीडिएट एंड बेस्ट वे विल बी टू अचीव द एंड टाइटल CO2 अराउंड 30 to 35 या 33 to 35,
ये फास्टेस्ट वे होगा। After that, after doing positional and anesthetic, then you will go towards pharmacological, either in the form of mannitol or diuretics, or then you will consider surgical drainage। ठीक है, तो ये इसमें आपका आंसर ये होगा कि भूलेंगे नहीं आप, ठीक है, क्योंकि इसी के अराउंड एंड सर वो जुमला रिपीट कर दिएगा प्लीज। जुमला रिपीट कर दिएगा। पोजिशनल एनेस्थेटिक, पोजिशनल एंड फार्माकोलॉजिकल एंड सर्जिकल, ठीक है। और सर अगर वो आपसे सर्जिकल पूछे तो आप कहें कि वो ये या तो कोई मुख्तलिफ कंडीशन में मुख्तलिफ होगी, या एपिड्यूरल बोल्ट होगा, या वेंट्रिकुलर ड्रेनेज होगी, या और कोई चीज होगी, ठीक है। वो सर आपका कंसर्न नहीं है, इसलिए वो आपको इस बात पे फेल नहीं करेगा, कहेंगे देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन व्हाटएवर इज। अगर सर्जन्स जो हैं अगर उनको जरूरत होती है तो वो पहले ही ड्रेन डाल देते हैं, ठीक है। अगर वो सस्पेक्ट कर रहे होते हैं तो वो पहले ड्रेन डाल देते हैं और इंट्राऑपरेटिवली वो कहते हैं कि भाई इसमें से इतना ड्रेन कर दें, इतना ड्रेन कर दें, ठीक है। ये तरीकाकार होता है ना, ठीक है। तो ये इसमें आपका आंसर ये मुकम्मल हो गया, ठीक है। और सर मॉनिटरिंग में प्रोब का जिक्र करेंगे। देखिए वही मैं आपको बताऊं स्पेशल मॉनिटरिंग का, देखिए मेरी बात सुने, स्पेशल मॉनिटर नाम आपने स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 और उसके बाद आप कह दें कि इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी ये यूज हो सकता है। सीवीपी आपने बता दी, आपने टी का प्रो बता दिया, टू फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी पॉसिबल वीनस एयर एम्बोलिज्म इफ अवेलेबल, इफ एक्सपर्टीज एंड लॉजिस्टिक्स अवेलेबल, ठीक है। तो वो आपने उनको जरूरी देखें, अगर आप कहेंगे कि टी प्रोब डालेंगे, अब वो टी प्रोब डालेंगे वो आपको फंसा लेगा कि जी टी प्रोब कितनी दफा आपने न्यूरोसर्जरी में डलती हुई देखी, कभी डलती हुई देखी आज तक? नेवर। ठीक है, तो ये बात आप सिर्फ ये बताएंगे कि आप उसको ये बताना चाहेंगे कि दीज आर द ऑप्शन व्हिच वी कैन हैव, व्हिच कैन हैव सम यूटिलिटी, सो आई एम अवेयर ऑफ इट। और उसके अंदर एन टाइटल CO2, एन टाइटल नाइट्रोजन, उसके अंदर अगला वो सिनेरियो में आपसे पूछ सकता है कि भाई वीनस एयर एम्बोलिज्म हो गया है तो कैसे करेंगे, वो आप लोगों को आता है, हेड डाउन कर देंगे, उधर इरिगेट करेंगे, बोन वैक्स यूज करेंगे और आप उसको एस्पिरेट करने की कोशिश करेंगे, और साथ सपोर्टिव मैनेजमेंट होगी। अगर हीमोडायनेमिक कोलैप्स हो गया है तो जो है वो आप क्या नाम है उसका हीमोडायनेमिक सपोर्ट करेंगे वाया वेजोप्रेसर्स एंड आइनोट्रोप्स, और बाकी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन से आप स्टार्ट करेंगे। इमीडिएटली इन्फॉर्म द सर्जन, इमीडिएटली हेड डाउन, immediately ask the surgeon to irrigate the area, maybe the surgeon may consider to use bone wax, और उसके बाद हीमो हो गया। यही आपसे न्यूरो के अंदर मैंने आपको भी जो बता दिया है, यकीन करें इसके अलावा कोई न्यूरो का कोई भी, चाहे सब ऑर्गेनाइड हेमरेज एक एक्स्ट्रा वाइड चीज होगी कि जिसके अंदर वो जो है आपका वो जो है सेरेब्रल वेजोस्पैज्म के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का रोल आएगा, या रप्चर्ड नहीं है अभी तो आपने उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो ट्रिपल एच थेरेपी। इसके अलावा न्यूरो एनेस्थीसिया में कहीं से भी वो पकड़े, वो वही मॉनरो कैली डॉक्ट्राइन है, वही हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया और क्या टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन सेरेब्रल मेटाबॉलिज्म, यूज ऑफ थायोपेंटोन, ठीक है, अगर आपको जरूरत पड़ती है, या आपको आपने टेम्परेचर को आपने नहीं बढ़ने देना, ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। उसके अलावा इनहेलेशनल इंडक्शन का, इनहेलेशनल एजेंट्स का क्या रोल है, इवोक पोटेंशियल किन किन दवाइयों से इफेक्ट होता है, यही आपका पूरा न्यूरो एनेस्थीसिया है, यही टेबल वाइवा, ये न्यूरो आपको अभी ये पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया के सिनेरियो में हमने पूरा पीड्स एनेस्थीसिया की मेन कोर बातें पढ़ ली हैं। यहाँ पर फ्लूइड के रेफरेंस से आप ये कहेंगे आइसोटोनिक यूज करें, हाइपरग्लाइसीमिया, सॉरी आपने हाइपरग्लाइसीमिया विल बी डेट्रीमेंटल, डेक्सामेथासोन जो है वो आप देंगे तो डायबिटिक पेशेंट्स में आपने केयरफुली देना है क्योंकि उनको हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, आप मॉनिटर कर लेंगे। ये इंट्राऑपरेटिव मॉनिटरिंग में आप ये भी चीज भी बता सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, अच्छा मैं असल में मेरा दोस्त आया हुआ है। सर एक क्वेश्चन है सर। जी 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 पूछिए। सर इसकी पोस्ट ऑप कोई पॉइंट्स अगर एक दो पॉइंट्स हो जाएं, या न्यूरो की पोस्ट ऑप। देखो पोस्ट ऑप जर्नली ज़हन में रखें कि वही चीजें जो इंट्रा ऑपरेटिव होती है ना वही पोस्ट ऑपरेटिव होती है। इस पेशेंट के अंदर पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी सेंटर या कार्डियोवास्कुलर सेंटर की वजह से हीमोडायनामिक या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, आईसीपी रेज्ड आईसीपी के साइंस आ सकते हैं। कोई भी न्यूरो सर्जरी होगी यही होगा घूम फिर के, बाकी जनरल आईसीयू की केयर, ठीक है। और पोजीशन करते हुए और पोजीशन को रिवर्स करते हुए दोनों के वक्त होते हैं।
ठीक है। अच्छा चले, आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह। तो भाई नुसरत, आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन मैं इस टाइम पे आप लोगों को समझाना और बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं कल सुबह कोई एक सिनेरियो भेजूंगा इंशाल्लाह, तो वो फिर डिस्कस करें, सारे लोग आंसर्स दें उसका। ठीक है, तो सर मुझे इजाजत हो तो आधा मिनट आपका ले लूं। एक आधा मिनट में बंद होने वाला है, इसलिए जल्दी से बता दो। हाँ सर, मुख्तसर ये कि जिस तरह बंदा ड्राइविंग सीख रहा होता है और इनिशियली गलतियां कर रहा होता है, व्हाट आई कैन कंक्लूड इज के हमें आपकी एडवाइस जो है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, सो दैट अगर थोड़ी बहुत हो सकती है तो वो हो जाए। मैडम ने अदरवाइज उनको आता था, he could सब not, आता है वो नुसरत को, सिस्टमिक वे में वो नहीं बता पा रही थी, ओवर बहुत ज्यादा बता दिया था। हाँ ठीक है। बहरहाल एनीवेज थैंक्स अ लॉट आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इज्जत बख्शी मुझे कि आप लोग आ गए, क्योंकि परसों जब मैंने लिंक भेजा था तो अकेला मैं था और एक आयशा थी, और आज आयशा नहीं है। ठीक है, तो वो उस दिन जब मैंने लिंक भेजा था तो ये हुआ था, तो सोग मनाना छोड़ दें, सीपीएसपी वालों ने इम्तिहान जरूर ले रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं सुबह 1 या 2 सिनेरियोज सर भेजूंगा। कल है ना क्लास? इंशाल्लाह कल भी क्लास होगी। ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन सर लंबी क्लास होनी चाहिए। इंशाल्लाह ओके, अस्सलाम। इंशाल्लाह सर, ओके सर, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।